हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि मैंने जीएस का एक प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिया है जो आपको प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जी हाँ, यह आपके किसी भी प्रकार के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और यहाँ तक कि अगर आप पीसीएस या फिर आरओ या टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस का जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने इसके क्वेश्चन जो उठाए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनके जीएस वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने चूज किया हुआ है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, तो जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या पिन कमेंट में भी दे दूंगा। वहां पर जा करके आप उस चैनल से जुड़ करके वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो एग्जाम पैटर्न मैंने बनाया हुआ है प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आपके एलटी ग्रेड के परीक्षा के पैटर्न के आधार पर मैंने तैयार किया हुआ है। जो पुराना एग्जाम हुआ था 2018 का, इसमें जो सब्जेक्ट्स मैंने शामिल किया है वो है आपके इतिहास के तीनों पार्ट, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपके जीएस के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट मैटर आपको मिलने वाला है। आपके बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर आते हैं कि सर आप जो है सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं। तो चूंकि आप जानते हैं इसमें बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आने वाले समय में मैं उसको भी कराऊंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी आपको क्या करना है कि जब आप इस प्रैक्टिस को सॉल्व करें तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको आप जो है यहाँ पर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपका डे बाय डे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है यह भी आप आकलन कर सकें। दूसरी चीज, अपना एक टारगेट आप जरूर बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सपोर्ट करें, जिससे मैं इस कार्य को अपनी टीम को मैं सपोर्ट कर सकूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना है और हाइप जरूर करना है। जी हाँ, तो इस वीडियो का जो मैं टारगेट देता हूँ वो 1000 लाइक्स। देखते हैं आप लोग इस टारगेट को प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला है भीमबेटका, दूसरा है हथनौरा, तीसरा है सराय नाहरराय और चौथा है दमदमा। जी हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है हथनौरा। जी हाँ, हथनौरा जो है यह नर्मदा घाटी के होशंगाबाद जिले में जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसी जगह पर यह स्थित है। और यहाँ पर पहली बार भारत में जो प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंघली भिक्षुओं के लिए बिहार बनाने की अनुमति दी थी? जी हाँ, तो यहाँ पर अनुमति की बात किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। बोध गया में सिंघली भिक्षुओं के लिए बिहार बनाने की जो अनुमति दी गई थी उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धर्मपाल, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है कनिष्क, चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? समुद्रगुप्त। जी हाँ, इसकी अनुमति किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दिया था। और बनवाया किसने था? सिंघल नरेश मेघवड़ ने बनवाया था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जी हाँ, तो दरबारी इतिहासकार कौन था? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हसन निजामी, दूसरा है उत्बी, तीसरा है फिरदौसी, चौथा है आपका चंद बरदाई। जी हाँ, तो अगर आप देखें इसमें जो चारों ऑप्शन है उसको आप ध्यान से समझें। इसमें से एक ऑप्शन सही है। कौन सही है? उत्बी। जी हाँ, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। इसके साथ साथ ये फिरदौसी अलबर्नी भी था। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का। ठीक है, क्योंकि फिरदौसी भी जो है ये इतिहासकार था लेकिन वो अरबी इतिहासकार था, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो उत्बी था, उत्बी ने महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, उनके बारे में लिखा है। और उत्बी ने एक जो है किताब लिखी है जिसका नाम है तारीखे यामनी है। ठीक है, इस पुस्तक में उसने जो है महमूद गजनवी के ज्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उत्बी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट, और दूसरा है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा है चार्टर अधिनियम 1793। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका जो है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट। जी हाँ, तो आप जानते हैं
कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जी हाँ, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो यह आपका सही ऑप्शन क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी उसको संसद की सदस्यता से हटा दिया जाता है। तो उसके ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा है 90 दिन, चौथा है 180 दिन, 120 दिन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 60 दिन। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि अगर कोई सदस्य संसद का बिना अनुमति के 60 दिन तक जो है गायब रहता है, तो उसको जो है उसका पद को रिक्त मान लिया जाता है। अब देखो 60 दिन का जो काउंटिंग होती है वो ऐसे नहीं होती है, उसके संसद के स्थगन या सत्रावसान के लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मतलब उसमें उसी दिन को गणना किया जाता है जिसमें सत्र संचालन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो, 60 दिन गायब हो गया उसको बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है उच्चतम न्यायालय और चौथा है आपका मंत्रिमंडल। जी हाँ, तो आप इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है संसद। जी हाँ, दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 2 में के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की अवस्थिति पाई जाती है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप जानते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैकाल रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी घाट में। तो इसका जो है मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज जो है स्थित है। मैकाल रेंज जो है पर्वत श्रेणी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वत राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। मतलब ये सतपुड़ा की रेंज है। ठीक है, और सतपुड़ा की जो सर्वोच्च यानी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको धूपगढ़ की चोटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ पर, हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में और कैलाश श्रृंखला में। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है कैलाश श्रृंखला में। जी हाँ, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, इसी श्रेणी में स्थित है एक बोखर चू हिमनद है। ठीक है, उसी से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और भारत में जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उसमें सबसे पश्चिमी नदी यह है। इस बात को आप विशेष ध्यान दें, कभी यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पश्चिमी नदी कौन सी निकलती है हिमालय से, तो कौन सी है, सिंधु। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आपके ऑप्शन में आ सकती हैं, तो उनको आप देख लें। पहला है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट। ये जो है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल तट को किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब उसका एक और नाम क्या है। मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। जी हाँ, तो जो है केरल तट को किस और नाम से जाना जाता है, आंसर करिएगा आप। इसका ऑप्शन है मालाबार तट। जी हाँ, मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ तक है, गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, इस क्षेत्र में लंबे तथा सकरे
लैंगून या कयाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी कॉप एवं महीन लैटराइट प्रकार की होती है। थोड़ा सा जानकारी इसको भी आपको रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो क्या है, पेरियार नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत। जी हाँ, बिग बैंग थियरी ये जो है निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग थियरी, जी हाँ, बिग बैंग स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको सबको पता होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ब्रह्मांड। जी हाँ, ब्रह्मांड की जो है से संबंधित है यह थियरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज, इसका प्रतिपादन किसने किया था, जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 से 96 के दौरान किया था। और बाद में इसका जो व्याख्या प्रस्तुत किया था रॉबर्ट वेगनर ने 1967 ईस्वी में 1967 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। जी हाँ, अब थोड़ा सा ये आप देखें, उन्नतांश थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है, मतलब हो सकता है कि सबको मालूम ना हो। उन्नतांश का मतलब एक प्रकार का कोण क्रिएट करना, ठीक है। सूर्य का कौन सा कोण क्रिएट करता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 23.5 डिग्री का, और 43.0 डिग्री कोण, और 47.0 डिग्री कोण, और 66.5 डिग्री कोण का, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन। जी हाँ, 43.0 अंश का कोण क्रिएट करता है जो है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का जो उन्नतांश कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 43 अंश का होता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम में अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है रोम। तो इसमें आप जानते हैं बीजिंग आपके चीन में है, नई दिल्ली आप अपने भारत में है, न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, ठीक है। तो इसमें सबसे उत्तरी कौन सा है, और रोम जो है आप जानते ही है इटली में है। तो इसमें सबसे उत्तरी दूरतम उत्तर में अवस्थित कौन है, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, रोम। जी हाँ, रोम की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह 41.53 उत्तरी अक्षांश के साथ सबसे उत्तर में स्थित है, यानी 41.53 उत्तरी अक्षांश के साथ सबसे उत्तर में स्थित है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है चीन का, ठीक है, 39.55। दूसरा नंबर तो फिलहाल न्यूयॉर्क का आता है जो 40 डिग्री जो है 40.0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद चीन का नंबर आता है, चीन 39.55 उत्तरी अक्षांश में है। और भारत का जो नई दिल्ली है यह जो है कहाँ पर है, 28.4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो इसमें आप चारों ऑप्शन के आप अक्षांश को जानकारी हुई, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, रोम। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। 1885 में, 1989 में, 1991 में, 1994 में। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो है इसमें जो सही ऑप्शन आप चारों में से देख लीजिए कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, 1991 में। जी हाँ, विश्व पर्यावरण सुविधा का जो प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल करना, ठीक है, सतत विकासों को बढ़ावा देना, ठीक है, उसके लिए एक मंच प्रदान करना वही था, ठीक है, विश्व पर्यावरण सुविधा, ठीक। तो यहाँ पर इसके लिए जो है अलग अलग तरीके से जो है सम्मेलन भी किए जाते हैं। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था, रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 1992 में ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है। भैया ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ये है अपने 2018 वाला जिसको हमने पास किया था, उस एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है यार, रेगिस्तान भी जियोम है, घास का मैदान, घास का स्थल भी जियोम है, टुंड्रा भी एक जियोम है, तो पारिस्थितिकी तंत्र यह भी एक प्रकार के जियोम में संबंध रखता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है बायोम नहीं है, ठीक है।
बल्कि यह किसी बायोम में एक ही प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र होता है। समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक है। बायोम या जियोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है, इस बात को समझिएगा आप, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप बायोम या जियोम बन सकते हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक भाग है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है या किसको कौन सा यंत्र होता है, उसी को बताना है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, नीमोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। अब इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ए, ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, इसको भी जान लीजिए, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। उसके बाद इनिमो जो मीटर होता है उससे क्या मापा जाता है, वायु वेग, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर, उससे क्या मापा जाता है, ताप मापी। तो ये चारों ऑप्शन से आप इनको समझ सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वह है हाइग्रोमीटर। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, यानी मुक्त अस्तित्व यानी फ्री की जो क्षमता हो वह कौन सी है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दिए गए, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु और न्यूट्रॉन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, देखिए जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया 2012 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अणु। जी हाँ, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। यह पदार्थ के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका निर्माण परमाणुओं से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चार क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है। पहला है सरीसृपों का, दूसरा है उभयचरों का, तीसरा है सरीसृपों और उभयचरों का, चौथा है पक्षियों का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपको बताना है, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन सी है, सरीसृपों और उभयचरों। हो सकता है कुछ लोगों को सरीसृपों और उभयचर का मतलब ना पता हो। सरीसृप का मतलब वो होता है जो मतलब सरकते हुए चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया, आपका सांप हो गया, ठीक है। और उभयचर का मतलब जो पानी और जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, तो ये होता है, ठीक है। तो हेप्टोलॉजी में क्या होता है कि इन सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। पहला, प्रथम उपग्रह की बात हो रही भैया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक, आर्यभट्ट, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है भास्कर, चौथा है एपिल। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह है आर्यभट्ट। जी हाँ, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को आप जानते हैं कौन थे, ये भारत के प्राचीन भारत के जाने माने खगोलविद थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये रख करके इसको भेजा गया था। और भेजा कब गया था, भारत ने 19 अप्रैल 1975 को रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में स्थापित किया था। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अंतरिक्ष में जो भेजा गया था ये भारत का प्रथम उपग्रह किसके नाम से था, आर्यभट्ट के नाम से था, ठीक है। भारत में ने इसको कब भेजा था, 19 अप्रैल 1975 यानी 19 अप्रैल 1975 जो है रूस के सहयोग से, यह भी पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में स्थापित किया था, ठीक है। इस उपग्रह का नाम जो हमारे प्राचीनतम जो महान खगोलविद थे आर्यभट्ट साहब, उन्हीं के नाम पर रखा गया था, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। पहला है ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है राज्य, तीसरा व्यक्ति और राज्य दोनों, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से किसी की नहीं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है सी। जी हाँ, व्यक्ति और राज्य दोनों, यानी विकास का जो भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों की हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है, यह भी क्वेश्चन बनता है। और आगे बढ़ते हैं, जो है अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार से में है, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाबार्ड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती में अग्रणी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया PCS जे 2016 में। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय चारों ऑप्शन में से आपको सही बताने थे, तो उसमें तमिलनाडु आंसर सही था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में
2019-20 के दौरान जो है खेती में ये जो है आंध्र प्रदेश आगे निकल गया। कौन आगे निकल गया? आंध्र प्रदेश 19.1%। और तमिलनाडु कहां पर है? 16.1%। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है? तमिलनाडु है, क्योंकि यह 2016 के आधार पर कहा जाए, लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश। हालांकि अब जब अगर दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर क्या करना है? आंध्र प्रदेश। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न राज्यों में से किसमें स्थानांतरी कृषि प्रचलित है? तो ऑप्शन देखिए 4 हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, नागालैंड। तो सादा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है स्थानांतरित कृषि? ये है नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड ये पूर्वोत्तर के राज्य की जानी मानी कृषि जो है स्थानांतरित कृषि कहलाती है, ठीक है। ऐसे में जो राज्य हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यहाँ पर इसी प्रकार की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अकॉर्डिंग आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सबसे सरल आंसर है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश है सही आंसर। अब उत्तर जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो बना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप बिहार का नंबर आता है, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से जो है सीक्वेंस बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पश्चिम बंगाल। इन ऑप्शन में आपको बताना है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखें तो जो सही ऑप्शन है वह है तमिलनाडु, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। भारत के जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य अगर देखा जाए तो वो है वैसे तो गोवा है, दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है। गोवा में 62.2% नगरीकृत है, ठीक है। मिजोरम जो 52.1% है, तमिलनाडु 48.4%। लेकिन ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, और इस ऑप्शन में तमिलनाडु ही है। तो इसलिए इन ऑप्शन में नगरीकृत चारों ऑप्शन में सबसे आगे कौन है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सही हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, जहां कंफ्यूजन रहेगा मैं उसको बताता रहूंगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक परसेंटेज है, ठीक है। इसको आप देखिए, मतलब कुल कितने जो भारत का भौगोलिक स्थिति है उसका कितना परसेंट भारत उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है 7.33%, 8.99%, और तीसरा ऑप्शन है 9.02%, चौथा है 10.04%, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप देखिए, जीआईसी लेक्चर 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? उसका ऑप्शन है ए सही है, 7.33%। यानी भारत का जो पूरी जमीन है उसका 7.33% पर उत्तर प्रदेश स्थित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो उत्तर प्रदेश की सीमा है भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। 8 जो है कुल राज्य हैं और एक केंद्र शासित कौन? दिल्ली, ठीक है। इनसे जो है लगता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है, यानी लिया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, दूसरा है रूमी दरवाजा, तीसरा है लखी दरवाजा, चौथा है दिल्ली गेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है, अब देखिए 2021 पूछा गया है, ऑप्शन सही है रूमी दरवाजा। कौन सा ऑप्शन सही है? रूमी दरवाजा। अब यह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक जगह है और इसको किसने बनवाया था? मतलब लखनऊ में एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण कौन कराया था? 1784 ईस्वी में एक नवाब थे लखनऊ के, आसफुद्दौला साहब, उन्होंने करवाया था,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड से संबंधित है? तो भैया ये क्वेश्चन शायद कल भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है आप देख लीजिए, बता दीजिए, रिपीट हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। पहला ऑप्शन है इतनार, दूसरा है थारू, तीसरा है भील, चौथा है मुंडा। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है थारू। ठीक है, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र में वहाँ पाई जाती है और हिंदू धर्म को ये मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के में जो है 1857 में जो विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है, नाना साहब, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है बख्त खान, चौथा है मंगल पांडे। ठीक है, कई क्वेश्चंस में ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वह है हमारे बी, कुंवर सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति, ध्यान से समझिएगा, प्रथम जनजाति कौन सी थी जो है यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है कोल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है खासी, चौथा है संथाल। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वह है खासी। और खासी जो यह जनजाति है कहाँ पाई जाती है? जो है मेघालय में, वहाँ पर खासी, गारो, जयंतिया नामक पहाड़ी है, तो वो यहीं पर इन्हीं के नाम से पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन सही हुए हों उनको आप जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।